अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिल्कुल मौजूद विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ सब एकत्र हुए हैं और मेरा एक लाइन का केवल सवाल है और एक लाइन की डिबेट है। आखिर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती क्या चाहती है? आज इसी बात पर डिबेट करेंगे बहनों भाई। यह ऐसा विषय है जिसमें उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जीत और सत्ता की चाबी छिपी हुई है। क्या चल रहा है मायावती के मन में, राजनीतिक रूप से वो क्या चाहती हैं और इस मूवमेंट को कहां पहुंचाना चाहती हैं, या फिर ये मूवमेंट धीरे धीरे ठिकाने लग रहा है? क्या होगा बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक भविष्य? चर्चा इसलिए है क्योंकि आकाश आनंद पैदल कर दिए गए हैं और मायावती के कई फैसलों पर गंभीर सवाल भी उठे हुए हैं। आज चर्चा इसी विषय पर होगी कि मायावती क्या चाहती है। बहनों भाइयों, आप सबके मन में भी होगा और आप सब भी लगातार ये चर्चा गलियों में, चौराहों पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे चर्चा करते हैं कि मायावती चाहती क्या है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो जो 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे ताकतवर राज्य की मुख्यमंत्री रही हों और उत्तर प्रदेश के जिस दलित समाज ने सत्ता को नियंत्रण करने का स्वाद चखा हो, आखिर उनकी राजनीति हाशिए पर क्यों लग गई? और अब ये लोग क्यों कहने लगे हैं कि आखिर मायावती क्या चाहती हैं? आपके मन में भी सवाल होगा। ये सवाल लेकर आज मैं क्यों आया हूं आपके पास? इस पर एक ओपन डिबेट होनी चाहिए। जिस कम्युनिटी का 20% का वोट शेयर, 20% से अधिक उत्तर प्रदेश के नागरिक हों जिस कम्युनिटी को, और जिनकी आकांक्षाओं की राजनीति करके मायावती ने ये ऊंचे से ऊंचा दर्जा हासिल किया था, आज लगातार डिक्लाइन क्यों हो रहा है और उनके फैसलों को लेकर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े हो रहे हैं? खुली ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा मोड़ा समाज नहीं है, ये एक उभरता हुआ राइजिंग सोसाइटी है। इस समाज की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति क्या हो गई है? ये क्या मुख्य धारा का हिस्सा हो गए हैं और या फिर मायावती इरेलीवेंट होती जा रही? बहन भाइयों, इसकी शुरुआत आप कीजिए। ताजा विषय बता दूं, फिर बैकग्राउंड में ले चलता हूं। बहन भाइयों, अचानक से 28 अप्रैल को आकाश आनंद पर सीतापुर में एफआईआर होती है। सरकार के खिलाफ वो तमाम उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उन पर एफआईआर हो गई। लोग यहाँ गाली देते हैं, धमकाते हैं, उस पर एफआईआर नहीं, पर आकाश आनंद पर एफआईआर। और उस दिन से आकाश आनंद को प्रचार से मायावती ने हटा लिया और अभी कल रात में पता चला कि उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी चलता कर दिया। और जो सबसे गंभीर बात थी, मायावती ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया। यानी अब आकाश आनंद बीएसपी के क्राउन प्रिंस नहीं है। क्या हो गया ऐसा? क्या वाकई में उन्होंने इतनी गंभीर गलती की थी? उनके जो स्टेटमेंट आते थे बड़े वायरल हो रहे थे। कभी जूता मारने की बात करते थे, कभी पटक कर गूदा निकालने की बात करते थे, सरकार को आतंकवादी, चोर, गद्दार की पार्टी, नौकरी नहीं दे रहे हो, भिखारी बना दिया राशन देकर, और भी इस तरह की बातें थीं। तो बीएसपी का जो यूथ मतदाता था, जिसके मन में बड़ी ही बेचैनी रहती थी, जो एग्रेशन मायावती ने अपने शुरुआती समय में अपनाया था, उसी डिग्री पर काम कर रहे थे आकाश आनंद, लेकिन वो ठंडे कर दिए गए। पीछे कुछ ऐसे टिकट बदले जिनको लेकर गंभीर बात हो गई। जौनपुर धनंजय सिंह कांड, बस्ती दयाशंकर मिश्रा कांड, और मायावती ने अब तक 73 प्रत्याशी घोषित किए हैं आउट ऑफ 73। और बहनों भाइयों, 22 इसमें मुसलमान हैं। अभी 7 बाकी हैं, 5 में मान लेता हूं कि वो भी होंगे, तो ऑलमोस्ट 25 से 27 प्रत्याशी मुसलमान हैं। 15 ब्राह्मण समाज से हैं, 3 ठाकुर हैं, 2 ठाकुर और 1 अदर कम, मतलब सवर्णों को टोटल 18, और 17 टिकट दिए हैं ओबीसी कम्युनिटी को और 15 यानी शेड्यूल्ड कास्ट को। मायावती का मुसलमानों पर फोकस बहुत ज़्यादा है और अमूमन मैं मान के चलता हूँ 22 से 25 टिकट उनके होंगे। 22 तो कन्फर्म है, 7 बाकी हैं, तो 25 का एक आंकड़ा सहूलियत के लिए डिबेट में रख लेते हैं। इतने टिकट उन्होंने बांटे हैं। मायावती क्या चाहती हैं? क्या वो मुसलमानों को अपने साथ लाकर, दलितों के साथ लाकर
और ब्राह्मणों को एक तबके को लाकर कोई नई सोशल इंजीनियरिंग कर रही हैं, या फिर साइकिल को पंचर करेंगी या कमल खिलाएंगी? इस तरह के तमाम सवाल जनता के बीच चल रहे हैं। वो पार्टी जिसके पास आज भी कमजोर हालात में भी 12.5% का वोट शेयर लास्ट 2022 के असेंबली इलेक्शन में रिकॉर्ड हुआ। और बहनों भाइयों, ये किसी पार्टी विशेष पर डिबेट नहीं है, ये एक 20% नागरिकों की आकांक्षाएं जो राजनीतिक रूप से रही हैं, उनकी प्रतिपूर्ति के लिए अब कौन से वैकल्पिक दल हैं, जब मायावती के फैसले लगातार बीएसपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आकाश आनंद में लोग उम्मीद तलाश रहे थे, कुछ लोग, नॉट बहुत ज्यादा, मीडिया की सुर्खियों में थे, हेडलाइन में थे, चैनल दर चैनल उनके इंटरव्यू चल रहे थे, प्राइम टाइम शोज का वो हिस्सा हो गए थे, इंटरनेट मीडिया पर वो छाए रहते थे अपने एग्रेशन की वजह से। लेकिन 2012 की जो समाजवादी पार्टी से शिकस्त मिली मायावती को, उसके बाद बहनों भाइयों बीएसपी कभी उबर नहीं पाई। 2012, 2014, 2017, 2019, 2022 बहुजन समाज पार्टी लगातार वर्टिकली डिक्लाइन होती रही और आज 12% एक एमएलए। और इस बार के फैसले या तो बीएसपी को बहुत रिवाइव कर जाएंगे। शुरुआती वक्त लग रहा था कि मायावती अपनी पार्टी के रिवाइवल प्लान पे काम कर रही हैं, मैसिव काम कर रही हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे बीएसपी के मूवमेंट में थोड़ी जड़ता दिखाई देने लगी या एकांगीपना दिखाई देने लगा। ये किसको फायदा और किसको नुकसान? अब बीएसपी के बारे में जो आम चर्चा लोग करते हैं वो ये नहीं करते हैं कि बीएसपी ये सीट जीतेगी, वो ये चर्चा करते हैं कि बीएसपी कहां सपा को नुकसान पहुंचा रही है, कहां बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। ये चर्चा आम हो गई है। इस चर्चा का आज तक कोई जवाब नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। बहन जी चाहती क्या है? कुछ स्टेटमेंट, फिर डिबेट। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं उन सब से मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें, इस चुनाव में समाजवादियों की मदद करें। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। बीजेपी के दबाव में आकर के मायावती जी ने उसको पदों से हटा दिया है, दिखाने के लिए कि देखिए हमने सजा दे दी है। आखिर मायावती इतने दबाव में क्यों है? मायावती जी बहुत बहादुर नेता मानी जाती थी, जब तक वो बीजेपी के दबाव में नहीं थी। उनकी बहादुरी कहां चली गई? बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, सतीश प्रकाश जी बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता और दलित समाज के चिंतक, नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और राजेंद्र गौतम जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और लखनऊ में बहुत ही जाना माना नाम है पत्रकारिता में, और ख़ुद का अखबार निकालते हैं और बहुत ही शानदार पत्रकार हैं। आज मैंने इनको विशेष तौर पर स्टूडियो में आमंत्रित किया है। गंगाराम अंबेडकर जी मेरे साथ मौजूद हैं, मायावती के ओएसडी रह चुके हैं और अब अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी एमएसपी चलाते हैं, जिसके अध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र सिंह जी। मैं समझता हूं कि आज ये एक बेहतरीन पैनल है कि हम ये चर्चा करेंगे कि मायावती क्या चाहती हैं। तो संजय सिंह जी, आप बताइए, आपका पार्टी क्या मानती है, बहन जी क्या चाहती हैं? विजय जी भाई साहब, ये बड़ा विचित्र सी डिबेट पे आपने हमें आमंत्रित किया है। विचित्र ये मुद्दा जी विचित्र इसलिए कि ये बहन जी की पार्टी का मामला है। अब आपने हमें डिबेट पे आमंत्रित किया तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो जब आपको आंसर देंगे। यस, देखिए ये बसपा का अंदरूनी मामला है। वो आकाश आनंद जी को हटाएं रखें, ये उनका मामला है। लेकिन हाँ, एक चीज ये देखना पड़ेगा कि बसपा का आज भी, जैसे आपने वोट शेयर के बारे में बताया, आज भी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत वोट बैंक है उनके पास में। कांग्रेस तो 2.5% के आसपास है और बसपा 12.5% है। ये इसका जवाब गंगाराम जी, जो कि बहन जी के साथ रहे हैं, अपने भी परिचित हैं, और भी जो दलित चिंतक है, वो जवाब दे सकते हैं। डिबेट को आप आगे बढ़ाइए, हमारे लायक जो कुछ होगा हम बोलेंगे उस पर। जी, इतना डिफेंसिव क्यों हो सर? मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं है आपसे। आज ये क्यों जान छुड़ा रहे हो कि हमसे सवाल ना करो? नहीं, हम जवाब देने के लिए बैठे हैं भाई साहब। विजय जी,
लेकिन सवाल यह है कि ये तो बीएसपी का अंदरूनी मामला है। ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं या साइकिल को पंचर कर रही हैं, क्या चाहती हैं? नहीं नहीं, देखिए, हाँ भाई साहब, ये इस बात का जवाब जरूर देंगे। देखिए, बस बीजेपी सबसे लड़ रही है, बीजेपी से सब लड़ रहे हैं, और हम यूपी में 75 से ज्यादा सीटें ला रहे हैं। हमारा सबसे मुकाबला है। अब बीजेपी से कौन लड़ना चाहता है ये उनको डिसाइड करना है। ऑलराइट, मैं नावेद सिद्दीकी को इनवाइट करता हूं, फिर हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। सिद्दीकी जी, आपका स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, उसके पहले मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पता भी होगा कि कल आपकी बहन जी जो आपके लिए मैनपुरी में 2019 में वोट मांग रही थी, समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रही थी, वही मायावती अब जा रही हैं कल कन्नौज आपके अध्यक्ष के खिलाफ वोट मांगने। आपकी पार्टी क्या समझती है कि मायावती क्या चाहती हैं? वो साइकिल को पंचर करना चाहती हैं, खुद को मजबूत करना चाहती हैं, या कमल खिलवाना चाहती हैं? ब्रिजेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले, साइकिल को पंचर करने से कुछ नहीं होगा और ना साइकिल पंचर होगी, क्योंकि हर आदमी जानता है सेहत के लिए अगर कोई अच्छी चीज़ है तो वो साइकिल है। बड़े बड़े डॉक्टर भी यही कहते हैं कि साइकिल चलाइए, सेहत ठीक रहेगी। अब आपने पूछा कि वो चाहती क्या है, तो इसके ऊपर हम शुरुआत, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक शेर से ही करूंगा कि जो भी भला बुरा है अल्लाह जानता है, जो भी भला बुरा है अल्लाह जानता है, और बंदे के दिल में क्या है अल्लाह जानता है। अब बहन जी के दिल में क्या है, लेकिन ये जनता समझ रही है, ये उनके वोटर जान रहे हैं कुछ कुछ हद तक के। आप देखिए, इस वक्त ये ब्रिजेश भाई, ये बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत ही बड़ा चुनाव है, इसलिए क्योंकि इसमें संविधान बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, और एक बहुत बड़ी लड़ाई है जिसको हम लोग लगातार आज देख रहे हैं। आप कितनी मेहनत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी का एक ये कैसे आप कह दिए कि आप जीतेंगे तभी डेमोक्रेसी बचेगी? पार्टी भी कर रही है। ये क्या बात हुई? इसके पीछे क्या तथ्य और तर्क हैं? नहीं, आप जीतेंगे तभी लोकतंत्र जीतेगा। देखिए, हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो इंडिया गठबंधन लगातार बात उठा रहा है इस चीज की कि किस तरह से। अब उनके जो वोटर हैं वो जानते हैं कि अंबेडकर साहब का संविधान, जब अंबेडकर साहब का संविधान नहीं बचेगा तो क्या होगा, इसलिए उनके वोटर जो हैं वो जा रहे हैं और हम लोग के पास आ रहे हैं, लगातार वो आ रहे हैं, अच्छी तरीके से आ रहे हैं। तो हमें पूरा यकीन है ब्रिजेश जी कि वो समाजवादी पार्टी के वोटर आपके पास क्यों आएगा नावेद भाई? और जिस आपसे क्या मतलब है, आप क्यों उस पर डोरे डाल रहे हो? 3 फेज देखिए, इंडिया गठबंधन नहीं, डोरे हम नहीं डाल रहे हैं इस वक्त। मैंने कहा ना कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है। देखिए, हम तो आपसे सही बात कर रहे हैं कि देश से बढ़ के कुछ नहीं। आपके लिए भी देश बहुत अहम है, हमारे लिए भी देश बहुत अहम है। अब वो बात दूसरी है कि कोई हमको घुसपैठिया बता देता है, क्योंकि सर फिरे लोग भी हमें दुश्मने जां कहते हैं। हम तो इस मुल्क की मिट्टी को भी मां कहते हैं, मुनव्वर राना साहब का शेर था। तो अब वही बात है कि अब जब देश को बचाना है, इसलिए सब आगे आ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन बचा सकता है। के अध्यक्ष बार बार ये मीडिया में सार्वजनिक बयान देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब वोट खराब करना। ये एक बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एक पॉलिटिकल पार्टी है, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, उसको क्यों आप लोग ऐसा कहते हैं कि इनको वोट देना खराब करना है? क्यों? पॉलिटिकल पार्टी, देखिए, इस वक्त जैसा कि हमने आपसे बताया कि ये बहुत बड़ा, बहुत अहम चुनाव है देश का, बहुत अहम चुनाव है इस वक्त भैया। प्रधानी भी अहम होती है, हो रही हैं, जिस तरह विकास की कोई बात नहीं कर रहा। सुनिए, देखिए, विकास की कोई बात नहीं है। जो आपने कोई अच्छा डेवलपमेंट किया हो उस पर बात कीजिए, काम पे बात कीजिए। तो काम पे तो बात हो नहीं रही है। बात किस चीज पे हो रही है ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। उसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कल कन्नौज में वेलकम करिएगा, हम लोग कर सकते हैं। आपके अध्यक्ष के खिलाफ वोट मांगेंगे? नहीं, देखिए, जिस तरह से लोग वहां पर कन्नौज में क्या है, ये इत्र का शहर है, खुशबू बिखेर रहा है हर तरफ। तो हम तो खुशबू हैं, हवाओं में बिखर जाएंगे, है ना। तो ये अब देखिए, ऐसी चीज है कि मैंने आपको बताया कि अध्यक्ष जी जिस तरह से प्यार मोहब्बत स्मार्टली देखिए कि बीजेपी कटली की हमसे ज्यादा न कोई चला जाए, इनसे कोई सवाल करो तो ये इत्र बताएंगे, खुशबू बताएंगे, शेर पढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं, और कह रहे हैं हम जीतेंगे तो भी लोकतंत्र बचेगा। नहीं, प्यार मोहब्बत भाई, प्यार। नावेद भाई, अब थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सतीश प्रकाश जी को लाना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और
जाने माने चिंतक है, वो बेटर बताएंगे कि आखिर क्या चल रहा है। सतीश जी, कल का डेवलपमेंट आपने भी देखा होगा, जब आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया गया, उत्तराधिकारी भी नहीं रहे, अचानक से कई बड़े इंपॉर्टेंट टिकट बदल दिए गए, जहां बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन में थी बीजेपी के, वो टिकट से बदल दिए गए। आपने कभी एनालाइज किया कि एक्चुअली मायावती क्या चाहती हैं? देखिए, हाँ ब्रजेश जी, दो सवालों को देख करके पिछले 2 चरण के चुनाव के बाद सबसे ज्यादा अगर चर्चा है तो बहुजन समाज पार्टी ने टिकट का वितरण कैसे किया, बहुजन समाज पार्टी ने टिकट का किसका टिकट काटा, किसका टिकट जोड़ा, इसी बात को लेकर के चर्चा है। देखिए, मैं 2 चरणों में आपको बताता हूं। बहुजन समाज पार्टी जीतेगी हारेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी हारेगी, किसको कितनी सीटें मिलेगी, निश्चित रूप से चुनाव के बाद ये सब तय होने वाला है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि प्रथम 2 चरण के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के इसको बड़ी आपको साफगोई को मानना पड़ेगा कि दोनों चरणों के चुनाव में ये चुनाव बीजेपी पहले दिन से ये चाहती थी, विधानसभा में बाकायदा उसका बनाया हुआ एक फार्मूला था कि वो बाइपोलर चुनाव चाहती थी। बाइपोलर चुनाव होने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं जो पोलराइजेशन हो जाए, एक धर्म विशेष के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा राजस्थान में जाकर के एक स्टेटमेंट भी दिया और उनको ललकारा, उनको जिस तरीके की बातें करी, आपका मंगलसूत्र छीनने की बातें करी, बहुत सारी बातें हुई है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी चुनाव दोनों चरणों में कहीं भी बाइपोलर चुनाव नहीं हुआ, त्रिकोणीय चुनाव था। त्रिकोणीय चुनाव की ही ये ताकत थी कि बीजेपी शायद इन सीटों के ऊपर, किसी भी सीट के ऊपर ये कहने की स्थिति में कोई भी बीजेपी का संगठन नहीं था कि हम इस फला सीट पे निश्चित रूप से अभी आप क्या चेंजेस पाते हैं? नहीं, आप देखिए, मैं एक बात जरूर कहता हूं, बहुजन समाज पार्टी अपने आरंभिक जन्म के आसपास जब आप देखते हैं, मान्यवर काशीराम जी ने सबसे पहले लगभग 2 साल पहले बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित कर दी थी। और उसके पीछे मान्यवर काशीराम जी का सोचना यह था कि अगर हम, चूंकि उनके पास जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे, आरंभिक समय था, बहुत ज्यादा साधन संपन्न लोग बहुजन समाज पार्टी से नहीं जुड़ते थे, तो वो जो साधनों की जो कमी है वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक वो जाएंगे, क्षेत्र में काम करेंगे। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के पास भी जैसे उम्मीदवार और लोगों के पास है, वहां भी साधन संपन्न लोग हैं। मेरा मानना यह है कि उस बात के ऊपर तमाम लोग ये चर्चा करना चाहते थे कि अब बहुजन समाज पार्टी को कैंडिडेट डिसाइड करने के लिए वो मिनटों में पहले, वो घंटों में पहले, वो 1 दिन पहले, वो 10 दिन पहले, ये एक रणनीति का हिस्सा है। किसका टिकट रहेगा, किसका टिकट नहीं रहेगा, बहुजन समाज पार्टी में बहन जी को कोई सोच नहीं सकता। बहुजन समाज पार्टी के बारे में बहन जी से बेहतर कोई निर्णय नहीं ले सकता। ये समय गवाह है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपके मुताबिक व्हाट एवर सी इज डूइंग वो बेटर है कि वो पार्टी को और बेटर कर रही है आपके हिसाब से? मैं जरा एक बार पार्डन सर, कि मैं ये कह रहा हूं कि आपका ये कहना है कि वो जो कुछ भी निर्णय ले रही हैं या जो भी राजनीतिक कदम उठा रही हैं वो उचित है, दुरुस्त है और उससे उनकी पार्टी मजबूत होगी, ऐसा आप कहते हैं? नहीं, देखिए, आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में बिना गठबंधन के, इंडिपेंडेंट होते हुए भी आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितना परेशान है, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, तो थोड़ी मुश्किलें तो हल कर दी बीजेपी की जी, थोड़ी मुश्किलें तो हल हो ही गई। नहीं, आप सुनिए ना, देखिए ब्रजेश जी, एक आरोप लगा देने से कोई आदमी दोषी नहीं हो जाता। आप जौनपुर, जिस जौनपुर की बात करते हैं, उस जौनपुर की ये भी तो सच्चाई बताइए ना कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो उम्मीदवार था वो देश के गृह मंत्री से जाकर के मिलता है, राजा भैया से जाकर के बेंगलोर में मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? इस बात की भी जांच कीजिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं और ये खोजी पत्रकारिता भी सामने आनी चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट नहीं काटा। निश्चित रूप से उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए असमर्थता जताई। अच्छा, कुछ लोग ये चर्चा करते हैं कि भाई आपने 22 मुसलमान कैंडिडेट 73 में से उतार दिए, 7 अभी बाकी है, 15 ब्राह्मण उतारते हैं, 2 और सवर्णों को आप टिकट देते हैं, दलितों को सिर्फ 15 टिकट देते हैं, वो भी चूंकि उनकी रिजर्व है इसलिए मजबूरी है, और 17 ओबीसी कैंडिडेट उतारते हैं। और आकाश आनंद को रातों रात प्रचार से हटा लेना, उनको सभी पदों से हटा देना, सेकेंड इन कमांड थे, कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे,
वो इकलौते ऐसे थे जिनकी रैलियां और सभाएं लग रही थी, उनको उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया गया। ये बात आपको कुछ चौंकाती नहीं है? आपको कुछ ये बात असामान्य नहीं लगती? नहीं, देखिए उसमें असामान्य कुछ भी नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से, देखिए आकाश आनंद जी का भविष्य बहुत उज्जवल है। निश्चित रूप से आकाश आनंद जी की बात को मैं इस बात को बड़ा साफगोई के साथ स्वीकार करता हूं कि जो भी समय उनको दिया गया दिसंबर से बात के लेकर के, उन्होंने उस समय में अपनी जो भी उनकी क्षमताएं थी उन क्षमताओं को सिद्ध किया। लेकिन आपको एक बात और भी माननी पड़ेगी, जो घटना घटी है चुनावी रैलियों को लेकर के या जिस तरह की बयानबाजी हुई है, आप एक बात जरूर मानिए कि भारतीय राजनीति में ये स्वीकार कर लेना, और वो भी इतने बड़े पद के ऊपर नेशनल वो कोऑर्डिनेटर भी रहे, निश्चित रूप से घोषित, वो उनके कहीं ना कहीं सर इससे कैडर डिमोरलाइज्ड नहीं हुआ होगा? जो लोग उनमें उम्मीदें देख रहे थे, लड़ने वाले नेता की छवि देख रहे थे, वो तो एक क्षण में आपने धराशायी कर दी ना। नहीं, देखिए मेरा मानना यह है कि सार्वजनिक रूप से शायद भारत में बहुजन समाज पार्टी ये स्वीकार कर सकती है कि हमारे लीडर में अभी थोड़ा सा हम मैच्योरिटी और चाहते हैं, थोड़ा सा सुधार और चाहते हैं, और निश्चित रूप से तो सर ये काम तो पद पे रख के भी कर सकते कि ठीक है पब्लिक रैली न करना। वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आदमी किसी से बहुत गुस्सा हो तब हटाए ना गौतम जी। नहीं गुस्सा, ये पद भी ले लो, तुम उत्तराधिकारी भी नहीं हो और अभी मैच्योर भी नहीं हो, सिर्फ एक FIR। नहीं, देखिए मेरी बात को सुनिए। आकाश आनंद जी सार्वजनिक रूप से 2017 में पहली बार आए, 17 से 19 तक का सफर होगा। सर कोई भी जस्टिफिकेशन लोगों के गले नहीं उतर रहा सर। एक FIR और पार्टी ने उनको सभी पदों से हटा दिया सर। नहीं, आप सुनिए ना, ये FIR वाली जो है ना, इस तरह की बातें नहीं है। मेरा मानना ये है, अरे क्यों नहीं है सर? आनंद, हम तो छापा खा के भी डिबेट कर रहे हैं सर, FIR पे सवाल नहीं पूछेंगे। सर निश्चित रूप से आप पत्रकार हैं, आपको सवाल पूछना चाहिए, मैं आपकी हर सवाल का जवाब मैं गंगाराम अंबेडकर जी को सर लाना चाहता हूं सर, 1 मिनट उनकी बात भी सुनी जाए जी। वो बहन जी के बहुत नजदीक रहे, उनको एसडी और आजकल अपना दलित मूवमेंट खुद चलाते हैं। गंगाराम जी आपका स्वागत। अब आप थोड़ा सा बताइए, हम सबको इनलाइटन करिए और बताइए कि भाई आखिर बीएसपी के भीतर क्या चल रहा है। ये जो 3 सवाल आए ना कि किसी को पंचर करना है, किसी को खिलाना है, या खुद की पार्टी को मजबूत करना है, क्या चल रहा है बीएसपी के भीतर? देखिए ब्रजेश जी, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तो आपने अक्सर देखा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो फैसले हुए हैं बहुत सख्त फैसले हुए हैं, और जब बहुजन समाज पार्टी से कोई फैसला निकल के आया तो पूरी तरह से पूरे देश की और प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा होती रही है। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत के दौरान मसूद का बंगला खाली कराने का मामला हो, या राज बहादुर जी को पद मुक्त करने का मामला हो, या सोनेलाल पटेल जी को मुक्त करने का मामला हो। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 17 जुलाई 2018 को जब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में श्री जयप्रकाश सिंह जब लखनऊ आए तो उन्होंने कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी और उनकी माता जी को विदेशी कह दिया। तो बहन जी ने दूसरे दिन उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया, तो बड़ी हलचल हुई। तो शायद इधर आकाश वो तो गुमनामी में चले गए, फिर गुमनामी उनकी राजनीति खत्म हो गई, उनकी राजनीति खत्म हो गई। इधर आकाश आनंद जी के जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था, हम लोग खुद कयास लगा रहे थे कि बहन जी शायद ये चीज़ें पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि बहन जी को ऐसा लगता है कि बहन जी को संविधान और कानून पर ज़्यादा यकीन है, ऐसी राजनीति को कम पसंद करते हैं जैसे कि दूसरे लोग करते हैं। तो पहले से कयास लगाए जा रहे थे। जिस तरह नगीना में उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, तो उसी समय से साबित होने लगा था कि आकाश आनंद जी के ऊपर किसी भी दिन चाबुक चल सकता है। ये बात समझाई तो नहीं मायावती ने उनको प्रचार में भेजने से पहले, डू नॉट टू डू, मतलब ये तो क्या करना है क्या नहीं करना है तो ट्रेनिंग दी गई होगी। दरअसल बहुजन समाज के मिजाज को ब्रजेश जी समझना बहुत जरूरी है। शायद आकाश जी बहुजन समाज के मिजाज को समझ नहीं पाए, उनको ऐसा लगा कि एजिटेट होकर के हमें सस्ती लोकप्रियता मिल जाएगी, पूरे देश में हम छा जाएंगे। तो हो सकता है इसीलिए वो असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हों, जिसका शायद बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। अगर एक में गलती की दूसरे में समझा देते, तीसरे में गलती की 5वें में समझा देते, लेकिन उन्हें समझाया नहीं गया होगा ना। देखिए जयप्रकाश जी के निकालने के बाद से पूरे सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा था
कि बहन जी ने जयप्रकाश जो गौतम बुद्ध नगर के दादरी के रहने वाले थे, जो एक साधारण कार्यकर्ता से बहन जी ने उठाकर उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जब बनाया। एक आजमगढ़ वाले भी कोई थे, उनको भी वो बनाया राजा था। राम जी थे, राजा राम, वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो भी उनको कहाँ भी हटाया। चले गए? वो भी गुमनामी की जिंदगी चले गए। तो इसके बाद ये ट्रेंड होने लगा कि अगर जयप्रकाश के ऊपर चाबुक चल सकता है, राजा राम के ऊपर चाबुक चल सकता है, या बीएसपी के और कद्दावर नेताओं के ऊपर चाबुक चल सकता है, तो क्या आपके आकाश मुताबिक जो मायावती ने किया वो ठीक किया? निश्चित तौर से, क्योंकि राजनीति में ऐसे ऐसा असंतुलित एग्रेशन, आक्रामकता ठीक नहीं थी। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह का ट्रेंड चल गया तो उनकी सभाओं में इतनी भीड़ कहाँ से आ रही थी? देखिए, वो जो सभाएं हैं बहन जी जिसके ऊपर हाथ रखती हैं, तो बहन जी का जो ग्लैमर है वो किसी के साथ बोलता है, अगर उसी को लेकर किसी का दिमाग खराब हो जाता है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वो दिशाहीन होने लगता है। अब आप मुझे बताओ, आकाश आनंद का कैरियर शुरू होते ही, दरअसल हम लोग 7 साल पहले ये आंकड़ा लगाया था कि जिस तरह से बहन जी ने बड़े नेताओं की छटाई शुरू कर दिया था, क्या तो छटाई शुरू कर दी थी। ये भी होती है बीएसपी में। जैसे कि मानव कांसीराम जी भी कहते थे कि जब पेड़ बड़ा झड़ीला होने लगे तो अच्छा माली उसकी छटाई कर देता है, ताकि नए पत्ते उसमें नए कोमल शाखाएं निकलना शुरू हो जाएं। ये तो भैया अभी निकले ही थे, तो ऐसा लगता है नावेद सिद्दीकी तो उन पर शेर भी पड़ रहे थे, और आपने निकलते ही काट दिया, तो हो ये सकता तो बदियाकरण कर दिया ना। हो सकता है कि डाली के कोमल पत्तों में कांटे दिखाई देने लगे हों, इसलिए बहन जी ने ऐसा फैसला लिया है। तो और क्या आकाश आनंद फिर कभी मुख्य धारा में आ पाएंगे? अब देखिए, आकाश आनंद जी या बहन जी उनकी के राजनीति को मैं द एंड मानूं? आकाश आनंद जी बहन जी की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ब्रदर के वो बेटे हैं, तो निश्चित तौर से परिवार में बैठकर कहीं ना कहीं उनकी जो गलतफहमी होगी या जो भी होगा माफ़ी हो सकती है, तो उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बीएसपी का भविष्य उज्जवल है, या फिर ये पंचर करने में और खिलाने में इनकी दिलचस्पी अधिक रहेगी? एकला चलो की राजनीति उत्तर प्रदेश और देश में अब सफल नहीं हो सकती है जी। जब तक दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो उदय है वो गठबंधन की सियासत पर है। और मैं राजेंद्र गौतम जी को इनवाइट करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं जिनसे मैंने आपका परिचय डिबेट के वक्त कराया। गौतम जी, आपका स्वागत है। आपने बहुत लंबे समय तक सब कुछ कवर किया है राजनीति। आप क्या मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लगातार ये नीचे राजनीतिक तौर पर आने के क्या कारण हैं? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा इस बार का? आकाश आनंद वाला जो घटनाक्रम था, इसको आप किस तरह से देखते हो? ये बहन जी का जो ये कदम उठाया गया वो असुरक्षा की भावना के तहत उठाया गया है। आकाश आनंद इस बीच बहुत तेज़ी से उभर रहे थे। पीछे अभी सिर्फ 9 रैलियां किए थे, 9 रैलियों में वो युवा वर्ग खासतौर से दलितों में बहुत तेज़ी से हाईलाइट, और उनका जो बहन जी की जो राजनीति है वो 1970 वाली दशक की है, और ये कर रहे थे वर्तमान वाली राजनीति। ये हर एक से मिल रहे थे, हर एक से जान रहे थे, और संपर्क इनका बढ़ रहा था। यूनिवर्सिटी के भी बच्चों से मिले थे, हर एक से मिल रहे थे, प्रोफेसर से मिले, विदेशी एनआरआई लोगों से मिल रहे थे। ये हमारे पास सूचना आ रही थी। तो ये बहन जी को ये रास नहीं आता है कभी भी, उनके यहाँ सिर्फ 1 मैन आर्मी है, सिर्फ हमारे अतिरिक्त। अगर ये बहन जी के भतीजा ना होता तो इसको पार्टी से तत्काल निकाल देती, ये है। और यही बात है, उनको अपनी असुरक्षा के तहत ये लगा कि ये पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे, तो ये है। ये तो आपने नया बात कह दी, ये बात तो किसी ने अभी तक नहीं कही। लेकिन उत्तराधिकारी बनाए थे, आज नहीं कल वो टेक ओवर करते, तो अपने ही भतीजे से किस बात की सुरक्षा? नहीं, वो इस बात से डर रही हैं कि भाई इससे हम बसपा को बहुत लंबे समय, बहन जी अपने सामने किसी को खड़े नहीं होने देना चाहती हैं। इतने तमाम नेता आए और गए। गंगाराम अंबेडकर जी बहुत हमसे अच्छी तरीके से परिचित हैं, हम लंबे समय से हमने बहुत लोगों को देखा है। तो ये बहन जी का ये जो दाव है बहुत घातक, आत्मघाती कदम है। इससे आप देखिए, दलित इस समय युवा है, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। बहन जी ये क्या दलित यूथ आकाश से कनेक्ट हो गए थे? हाँ, कनेक्ट हो रहा था, वैसे बहुत तेजी से कनेक्ट हो रहा था। अब इस कदम से आप देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, दलितों के जो युवा हैं अधिकतर उसको। और हम अभी उत्तराखंड गए थे, नगीना में गए थे, तो चुनाव के बाद हमने देखा वहां पर दलित और मुस्लिमों ने ठीक से कायदे से वोट दिया है। तो ये बहुजन समाज पार्टी का आप क्या भविष्य फिर देखते हो, और आपको लगता है कि इस बार चुनाव में कैसा रहेगा? ये काफी दो चरणों के चुनाव में हमें लगता था कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, लेकिन जो ये कदम इन्होंने उठा दिया आकाश आनंद को लेकर, उससे बहुत बड़ा झटका लगा है। मनोबल, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। अच्छा जी।
और इसका नुकसान इनको बहुत ठीक ठाक होगा। और ये जो टिकट वगैरह बट रहे हैं ये नहीं, ये टिकट तो कैसे? जो जहाँ जीतते दिख रहे थे या जहाँ लड़ते दिख रहे थे वहां बदल दिए। अब ये थ्योरी चल रही है, लोग तमाम जब बसपा के अब बदत उन्होंने छोड़ दिया या हुआ अलग विषय। भाई बस्ती वाले को तो पता भी नहीं चला कि उसने छोड़ा या छुड़ाया। यही तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि थ्योरी ये चल रही कि ये टिकट किसी के इशारे पर बदले गए हैं, किसी को जिताने के लिए। आजमगढ़ मुसलमान प्रत्याशी, कन्नौज मुस्लिम प्रत्याशी, फिरोजाबाद मुस्लिम प्रत्याशी, बदायूं मुस्लिम कैंडिडेट, जी राजनाथ सिंह के खिलाफ भी मुस्लिम कैंडिडेट। ऐसा नहीं है, संभाव से बहन जी ने सबके यहाँ लगाया है। जी जी, कैसे देखते हो आप? कुछ ज्यादा नहीं मुसलमानों को टिकट दिया है? नहीं, ये तो बहन जी हमेशा से मुसलमानों को टिकट देती आई है। 2007 से लेकर आप देखिए कंटिन्यूअस वो हमेशा से मुसलमानों को पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी देती आई हैं। लेकिन मुस्लिम समाज जिस तरीके से वो कहती हैं, लेकिन उस तरीके से उनको। अच्छा ये बताओ, 3 चरण की वोटिंग हो गई, आप तो पत्रकार हो, सबसे बात करते होगे जी। ये जिसको दिए हैं 25 टिकट 22 टिकट, जी जी, नहीं हमको नहीं लगता है बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। ये 2022 वाला ही रिजल्ट इनके पास सामने आने की हमें संभावना नजर आ रही है। नहीं दे रहा है जी, ये जिसको 22 टिकट दिए वो दे नहीं रहा है। ना बहुत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका लगाव तो उसी पार्टी से है जिसके सपा से। अरे ठीक है, वीरेन जी आ गए, वो भी इसको एनालाइज करेंगे और बताएंगे। वीरेन जी आपका स्वागत, आप बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं मायावती के और बीएसपी के मूवमेंट्स को। मुझे ये बताइए इस वक्त बीएसपी में क्या चल रहा है? आकाश आनंद के हटाए जाने के पीछे के कारण क्या हैं? दूसरा जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको लेकर भी मीडिया में और पावर कॉरिडोर्स, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में बड़ी चर्चा है। आपको पास क्या इन्फॉर्मेशन और आप इसका एनालिसिस किस तरह से करते हैं कि आखिर मायावती क्या चाहती हैं? ब्रजेश जी, मायावती जब 2012 में सत्ता से गई, उसके बाद से वो चुनाव दर चुनाव नीचे जाती रही हैं। उनकी पार्टी का प्रदर्शन कमज़ोर रहा और 2014 के लोकसभा चुनाव में वो 0 पे आई। फिर सपा से गठबंधन करके उनके 10 सांसद जीते, लेकिन 22 के विधानसभा चुनाव में वो 1 पर आ गई और इस बार वो चुनाव अकेले लड़ रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि मायावती एक स्लिपरी विकेट पर खेल रही हैं, जिसमें वो खुद भी हिट विकेट हो सकती है या बोल्ड भी हो सकती है, और उनको लेकर जो उनके मतदाता हैं वो खुद असमंजस में है कि आखिर बहन जी ऐसा क्यों कर रही हैं। मायावती के लिए एक चीज इन दिनों बड़ी आम हो गई है कि वो शायद डर गई हैं, जिसको लेकर लोग चर्चा करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये बार बार बात आती है, और जब भी कैंडिडेट बदला जाता है तो ऐसा लगता है कि मायावती कुछ कारणों से कैंडिडेट बदल रही हैं। वैसे कैंडिडेट सारे दल बदलते हैं, समाजवादी पार्टी भी बदलती है, लेकिन जब मायावती बदलती हैं तो ये माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाने के लिए कैंडिडेट बदल रही हैं। दलित वोट बैंक खिसका, कितना खिसका? पहले खिसका था तो भाजपा के साथ ज्यादा लाभार्थी बन के चला गया। इस बार कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो दलित मायावती से खिसक रहा है वो इंडिया गठबंधन में भी जा सकता है। बीजेपी को मायावती के अकेले लड़ने का उतना फायदा नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। तो जो मायावती एक नए नए प्रयोग कर रही हैं, उससे बहुजन समाज और पार्टी का कितना उत्थान होगा ये चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन अधिकतर लोग ये चर्चा करते हैं कि उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को हराने की है जी। वो ये मानती है कि तुम हमें न चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम साइकिल को वोट ना देना। तो ये भी आज उन्होंने बात कही भी है कि सपा एक आरक्षण विरोधी पार्टी रही है, दलितों की विरोधी है। आज वो जो हंस रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांकें। और उन्होंने ये बात कही कि भाजपा भले वोट चला जाए लेकिन सपा को वोट ना देना, ये बात उन्होंने एक बार कही थी। ब्रजेश जी, सियासत में बहुत सारे लोग बिगड़े बोल बोलते हैं, हेट स्पीच भी होती हैं। रमेश बिधूड़ी ने भरी संसद में दानिश अली के लिए क्या क्या नहीं कहा था।
जाति सूचक भी कहा था और तमाम सारी चीजें कही थी। उनको कोई सजा नहीं हुई। आज जब मायावती आकाश आनंद पर यह कार्रवाई करती हैं तो लोग उस बात को फिर याद करते हैं कि एक नारा उन्होंने दिया था कि तिरक तलाजू और तलवार, और इनको मारो 4 5 6 7 8, ये उनका एक नारा था। लेकिन मायावती जब सत्ता में रही तो उन्होंने नोटों की माला पहनी, उनको विरोधियों ने दौलत की बेटी से नवाजा, उनके लिए तमाम सारी बातें कही गई। आकाश आनंद 5 महीने नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर रहे, मायावती के वो उत्तराधिकारी रहे। 28 अप्रैल को सीतापुर की जनसभा में भाजपा के खिलाफ जो उनका आतंकवादी वाला बयान था उस पर उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ। चर्चा ये लोग कर रहे हैं जब मायावती ने उनकी रैलियां रद्द कर दी तो वो दिल्ली में रहकर भी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे थे, उससे भी मायावती नाराज थी। और जो वो लगातार मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे उससे भी मायावती नाराज हुई, जो टीवी चैनलों पे उनके इंटरव्यू आ रहे थे। तो ये सब चीजें रही जो आकाश आनंद जैसे एक नौजवान, जो हालांकि वो भाषण बहुत तेजी से दे रहे थे और उसी बीजेपी के खिलाफ भाषण दे रहे थे जिससे वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनको मिली हुई है और इसी चुनाव में मिली थी। तो ये तो बात आई, लेकिन मायावती के लिए अब एक परसेप्शन, एक विचार बनता जा रहा है कि वो चुनाव शायद जीतने के लिए नहीं, हारने और हराने के लिए लड़ रही हैं। ये बात जब लोगों में बात आ गई तो अब जौनपुर और बस्ती जो टिकट बदले गए, एक में कहा गया कि धनंजय सिंह ने खुद टिकट वापस कर दिया, बाद में वो कह रहे हैं कि हमने वापस नहीं किया, हमारा काटा। लेकिन बस्ती में जो बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष को बसपा ने टिकट दिया था, उनका टिकट काटकर एक पटेल को दिया और वहां पर समाजवादी पार्टी से राम प्रसाद चौधरी, वो भी पटेल हैं, कुर्मी हैं, वो ऑलरेडी लड़ रहे हैं। तो ज्यादातर मायावती ने सपा के तरह सजातीय कैंडिडेट वहां पर दिए हैं जहां सपा का जिस जात का कैंडिडेट है। मुसलमान तो मायावती हमेशा देती रही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये राजेंद्र गौतम कह रहे हैं कि मुसलमान चढ़ नहीं रहा हाथी पे, सही है ये ब्रजेश जी? अब ये चुनाव जो है राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और यहाँ कांग्रेस का सपा के साथ गठबंधन करना मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प मिल गया। वो हाथी की ओर जाकर उसको अब उतना आकर्षण बचा नहीं है, उसको लगता है कि अपना वोट खराब ना हो जाए। तो मायावती ने टिकट तो दिया, लेकिन उतना अच्छा प्रदर्शन होगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन एक चीज जरूर है कि मायावती अपनी पार्टी को लेकर क्या भविष्य देखती हैं। उनके सारे बड़े नेता भाजपा और सपा में चले गए, लालजी वर्मा, राम प्रसाद चौधरी, इंद्रजीत सरोज, कितने लोग ऐसे हैं जो सपा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। नसीमुद्दीन, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर उसके बाद आ जाइए भाजपा में, चाहे ब्रिजलाल रहे हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे और तमाम सारे नाम हैं बड़े बड़े। हाँ, जयवीर सिंह भी उसी में है। जयवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी, हाँ लक्ष्मी, ये तो सब मंत्री बने हैं जिन्हें भाजपा ने सरकार की कैबिनेट का तो अधिकांश हिस्सा वहीं से। हाँ, और ये बीजेपी में बड़े बड़े पदों पर ये लोग बैठे और बीजेपी ने उनको सम्मान दिया जो वादा किया था। तो ये मायावती अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को नहीं रोक पाई। बाबू सिंह कुशवाहा भी उनके एक बहुत करीबी नेता थे। ये सब उनको सोचना होगा कि आखिर दलित समाज में जो उनका जमाधार था बहुजन समाज में, वो घट के 22% से 12% ताजा जो घटनाक्रम हुए उससे मानते हैं कि थोड़ा साख में बट्टा लगा बीएसपी के, जो थोड़ा सा राइज हो रही थी। वो बात आप यही कह सकते हैं कि ये साख पे बट्टा लग गया। और ये जब आपके बारे में एक राय कोई बन जाएगी, अगर दलित समाज ने ये मान लिया कि बहन जी कि कहीं से वो बार बार कैंडिडेट बदल रही हैं और हमारे वोट का जो है वो बेकार चला जाएगा, तो दलित समाज अगर घूम गया तो फिर उससे उनका बहुत आगे चलकर राजेंद्र गौतम की इस बात में कितना दम है? कह रहे हैं कि वो जो प्रसिद्धि मिल रही थी
जो नाम और शोहरत और बहुत कम वक्त पे जो मुकाम आकाश ने बना लिया था, बहन जी को जलन हो गई थी, अखर रहा था। देखिए, ऐसा इनका कहना है। राजेंद्र जी आकाश का नाम ही ऐसा है कि वो आकाश में उड़ने वाले सितारे के तौर पर उनका उदय हुआ था। लेकिन अब पार्टी में क्या अंदर खाने हैं कि वो तो उनकी बुआ है, वो उनका सगा भतीजा है, उनके उत्तराधिकारी उन्होंने उसे अपना घोषित किया था और रैली करने की इजाजत उनको मिली। जब सतीश मिश्रा जैसे नेता आज पर्दे के पीछे पड़े हैं, पार्टी में किनारे हैं, वहां आकाश आनंद काम कर रहे थे, भीड़ जुटा रहे थे। अब बुआ भतीजे का रिश्ता तो पहले अखिलेश के साथ भी रहा, आज उनसे उनको नफरत हो गई। अब आकाश आनंद भी उनके भतीजा हैं। अब क्या माना जाए, एक बुआ कितने भतीजों से नाराज होंगी। सुनिएगा कि माजी के जख्म खाए हैं तो दुखेंगे ही, कुरेदते क्यों हो, आगे बढ़ना अगर मकसद है तो फिर बार बार मुड़ते क्यों हो। और वक्त तो आएगा, वक्त से ही उसका एहतराम करना और थोड़ा जज्बा भी रखो, वरना समंदर में उतरते क्यों हो और ये शौक रखते हो कि हर महफिल में तुम्हारी चर्चा हो और सिमट के अपने ही दामन में फिर यूं छुप के निकलते क्यों हो। और जो खौफ सता रहा है राह की दुश्वारियों का, तो सुकून से घर में रहो, ऐसे चुनाव में निकलते क्यों हो। गजब कर दिया आपने, नावेद सिद्दीकी को तो बेहोश कर दिया कि अब वो क्या बोलेंगे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पब्लिक सेंटिमेंट्स के बारे में हम सबको बताने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। संजय जी, जिस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, इन सब का ये मानना है कि बहन जी के हर राजनीतिक कदम के पॉलिटिकल बेनिफिशियरी आपकी पार्टी है। नहीं विजय जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मायावती जी की अपनी पार्टी है, वो भी हमसे लड़ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस बना के लड़ रही है। तो आप ये मान के चलिए कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कितनी बड़ी इन लोगों को दिक्कत है। दूसरी बात, हम नावेद सिद्दीकी जी का जवाब देना चाहते हैं। ये जो अलायंस वाले हैं, अब ये कौन सा अलायंस है, इंडिया अलायंस है या कम्युनल अलायंस है एक वोट बैंक के लिए, जो बार बार ये कह रहे हैं, माला जपते हैं कि संविधान खतरे में है। तो नावेद सिद्दीकी जी, ये भारत समाचार जैसे बड़े और प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से आप और राहुल गांधी जी को हम आज बताना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भाषण है, ये 14 अक्टूबर 1956 का, कान खोल के सुन लीजिए इस बात को। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अगर लंबे समय तक भारत में राज करेगी तो देश में आग लगा देगी। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में यही हो रहा, जो कैसे छिड़क रखा है राहुल गांधी जी ने। संविधान हम बचाएंगे, क्योंकि सनातन को चैलेंज ये लोग कर रहे हैं। जब तक सनातन है तो संविधान है, ये नोट कर लीजिए। हमारी लड़ाई जो सेक्युलरिज्म के पीछे नकाब लगा के कम्युनल ताकतें खड़ी हैं, उनसे हम लड़ रहे हैं। वो चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, कोई भी हो, हम सबसे कम्युनल ताकतों से लड़ाई लड़ रहे हैं जो संविधान सनातन को खत्म करना चाहते हैं। और फिर सुन लीजिए, सनातन ही संविधान को बचाएगा। मोदी जी फिर आ रहे हैं। ये प्रेजेंट जो संविधान है उसकी बात आप कर रहे हैं जी? जो अभी मौजूदा संविधान है उसको सनातन बचाएगा? बिल्कुल सनातन ही बचाएगा, क्योंकि सनातन संविधान सनातन पर ही बना हुआ है। उसमें भगवान राम के चित्र थे, कृष्ण के चित्र थे, सब तो इन्होंने खत्म कर डाले। वक्फ बोर्ड लिया है, सनातन को ही खत्म करना चाह रहे हैं। ये तो ओपन डिक्लेरेशन है। संशोधन वगैरह भी तो करेंगे आप लोग, पावर में आएंगे तो? नहीं। जो समाज के लिए घातक हैं, हम लोग सिविल समान आचार नागरिक संहिता लाएंगे। अगर वक्फ बोर्ड संविधान पे कुछ करेंगे, कुछ की नहीं, संविधान को तो देखिए कोई नहीं बदल सकता। संविधान तो बदला है। तो फिर आप क्या नया करेंगे सर? आप तो कह रहे थे कि सनातन बचाएगा, अब आप पलट गए कि नहीं हम तो कुछ नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे सर फिर? अरे सुनिए, तो आप जैसी अपनी बात हमारे मुंह में डालना चाह रहे हैं आप। ना अच्छे कैसी बात? जी सुनिए, तो सुनिए। असल में जो आपके अंदर है वो मैं निकलवाना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल हम जान रहे हैं, आप वही सुनना चाह रहे हैं। और आपने ब्रेक मार दिया उस पे, आते आते बात रह गई। नहीं। ठीक, मैं आपके मित्र नावेद सिद्दीकी को इनवाइट करता हूँ। सनातन ही संविधान बचाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी
जो सेकुलरिज्म शब्द बाबा साहब थैंक यू ने सर। मैं अब नहीं डिबेट में डाला मौका था। लगा तो दोबारा आपको फिर चांस दूंगा। मैं नावेद जी। सिद्दीकी को आमंत्रित करता हूं। जी। नावेद जी, जो काम आपके एक्सपर्ट के तौर पे करते हैं, बीरेन जी ने तो उस पर 6 रन लगा दिए हैं। अब आप मुझे बताइए, आप किस मुंह से ये उम्मीद करते हैं बहुजन समाज पार्टी से कि वो आपके हितों के साथ खड़ी रहे, जब आपकी पार्टी ये कहती है कि किसी की बहुजन समाज पार्टी को वोट न देना? आप तो उनके बहिष्कार की अपील कर रहे हो और उनसे मदद की भी अपेक्षा करते हो, किसी का गला भी दबाए दे रहे हो और कहते हो चिल्लाना मत। नहीं, देखिए, सबसे पहले और मेरा नाम भी न बताना। पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि पहली चीज तो हम ये कहेंगे, जो वीरेन जी ने अभी 4 शेर सुनाए, तो आपने उनको इजाजत दी, हमारे 1 शेर पे आपने हमको रोक दिया। आप बोलें। ये नाइंसाफी आप ना करिए हमारे साथ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो, मैं तो बोला कि भाई आप रह गए। दूसरी चीज ब्रिजेश जी, ऐसा है, देखिए कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे कि समाजवादी पार्टी ने ये कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि हम संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हम शुरू से आपसे यही कह रहे हैं। और अभी जैसे देखा कि भारतीय जनता पार्टी के साहब जो बोल रहे थे, प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि अगर आपकी डिबेट और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बंदा बैठा हो, तो वो 3 चीजें देखिए, जैसा कि ये कहा मायावती की डिबेट हो रही थी बहन जी की, ये कहां ले गए, ये सनातन धर्म पे ले गए, ये उधर धर्म पे ले गए, मुस्लिम पे ले गए, ये उस पे ले गए, लेकिन ये यही चीज, ये मुद्दे पे नहीं आ रहे। अरे कभी हम हिंदुस्तान देश ये जानना चाहता है कि भाई आपने काम क्या किया है, आप ये तो बता दो कि आपने काम जो किया है, आप वो काम पे चुनाव लड़ लो। अगर आप लोगों में इतना ही वो है, तो आप काम पे चुनाव लड़ करते हो कि लेकिन इनको वोट न देना। आप आएंगे उस पे, आप बीएसपी के खिलाफ क्यों ऐसी अपील करते हैं कि इनको वोट न देना? देखिए वाई देखिए, क्योंकि जैसा कि 3 चरणों में देखा है, निकल की चीजें आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी हम लोग लगातार देख रहे हैं, आपका चैनल भी है, और ऐसी बात नहीं है कि सारी चीजें हैं, निकल के आ रही हैं। लोग किस तरह से इंडिया गठबंधन के साथ जाने को बेकरार हैं और चल रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। अच्छा चलो, और यही परेशानी है साफ पूछ लेता इनके हूं, शीर्ष नेताओं ये को। पर्दे की आड़ वाला खेल खत्म करते हैं, साफ साफ बात करते हैं। वजह क्या है? मुसलमान हाथी पे चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है? देखिए, हाथी पे मुसलमान समझ गया है एक चीज कि साइकिल पे अगर चलेंगे तो साइकिल बहुत क्या होगी, साइकिल थोड़ी सी खराब हुई तो उसको सही कर लिया, लेकिन हाथी पे बैठेंगे और हाथी कहीं बिदक गया तो ससुरा गिरा देगा नीचे ले जाके आगे, तो हाथी पे नहीं बैठेगा आदमी। इसलिए, और इस वक्त यहां इंडिया गठबंधन के साथ है, समझ लीजिए, पंजे से मजबूती साइकिल पकड़े हुए, पंजे से मजबूती से साइकिल पकड़े। ठीक है, आप तुकबंदी भिड़ा रहे हैं, मैं आगे डिबेट को बढ़ाऊंगा और चला जा रहा है। मेरे साथ सतीश प्रकाश जी मौजूद हैं। सतीश जी, आपने संजय सिंह की बात सुनी, कह रहे सनातन ही संविधान बचा सकता है, आप सहमत हैं उनके इस बात से? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये शब्द ही बड़े घोर आपत्तिजनक है। अगर आप संविधान बचाने की बात करते हैं, संविधान की प्रियम्बल में क्या है कि सरकारों की ये नैतिक जिम्मेदारी रहेगी कि वो लोगों के बीच में, जनता के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देंगे, वो धार्मिक दृष्टिकोण की नहीं बात करते। हाँ, संजय जी रुकिएगा, जो है तमाम जो धर्म संसद लगाते हैं, तमाम संसद में तमाम बैठे हुए लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए जो है, जो धर्माचार्य है, वो संविधान बदलने की बात अब से नहीं, पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं। और इनके तमाम लीडर्स जो है 400 वोटों की अपील इसलिए कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा, नावेद साहब ने एक बात कही कि मुस्लिम जो है वो साइकिल की सवारी करे। एक मुस्लिम ने और साइकिल की सवारी करी थी, जरा उनके बारे में भी, रामपुर के आजम खान जी के बारे में बता दीजिए कि उन्होंने साइकिल पे सवारी करने की कितनी बड़ी सजा भुगती है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अखिलेश जी आज जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, वो एक दल के लीडर है। बीच में ना बोलिए सिद्दीकी साहब, बीच में नहीं, नो इंटरप्शन प्लीज। सिद्दीकी साहब नो। अरे सर, आप ही की बात बता रहा हूँ, आप ही की बात बता रहा हूँ। तो अखिलेश जी अपने दल के लिए वोट मांगे, बहुजन समाज पार्टी। नहीं, सिद्दीकी साहब बीच में नहीं सर, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, बीच में नहीं बोलिए। देखिए सतीश जी, अब मेरा एक सवाल है आपसे, इस डिबेट में कुछ ऑब्जर्वेशन, राजेंद्र गौतम जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत पॉपुलर अपना अखबार भी निकालते हैं, इन्होंने भी कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं, मैं चाहता हूं कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। जी 5 सेकंड का समय दे दीजिए। मैं संजय जी दूंगा, लेकिन अभी सतीश जी की बारी है। सतीश जी सुन पा रहे हैं? जी जी। देखिए ब्रजेश जी, आज समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन जब अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो घोर दलित विरोधी, घोर संविधान विरोधी, घोर अंबेडकर विरोधी,
आपने सर ये संविधान- राजेंद्र गौतम जी जो सीनियर जर्नलिस्ट है, इन्होंने कहा कि जी। अखर ये गया गलत बात आप उनका कर रहे कद हैं। बढ़ना। आप गलत बात कर रहे हैं। बोलिए नहीं आप सुनिए ना, सतीश जी। अरे जनेश्वर पार्क का नाम बता दीजिए ना। काशीराम सर आप पार्क मेरे का सवाल को ना इंदौर स्किप मेडिकल करें कॉलेज का नाम क्या था? सतीश जी, है ना? मैं कह रहा हूं कि आप मुझे क्या बताइए कि उनका आरक्षण बढ़ता में हुआ बढ़ा कद या नहीं अखर बढ़ा? गया क्या? 1 लाख दलितों को रिवर्ट किया या नहीं? थैंक क्या यू सर, बताइए आप थैंक यू। मुझे? मैं गंगाराम जी। अम्बेडकर जी को आमंत्रित करता हूं, क्या बढ़ता हुआ कद आकाश आनंद का ये अखर गया, ऐसा है? देखिए आप राजेंद्र जी की बात से सहमत हो? देखिए ब्रजेश जी, अगर ऐसी बात होती है तो मुझे लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी के किसी लीडर के साथ अगर कोई वोटर खड़ा होता है तो निश्चित तौर से वो बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ खड़ा होता है। और जहाँ तक अगर ऐसा कोई संभावना होती तो उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाना ही नहीं चाहिए था। और जिसको बनाया जाएगा, बहन जी के बाद जो भी उत्तराधिकारी होगा, जो भी बहुजन समाज पार्टी की कमान संभालेगा, तो निश्चित तौर से पूरे समाज की लीडरशिप उसके साथ चलेंगे। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर वो पार्टी की आगे बढ़ाने का काम करेगा तो समाज उसके साथ चलेगा। क्या ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई या फिर वो सही रास्ते पे जा रहे थे? नहीं, मुझे लगता है अभी वो राजनीतिक अनट्रेंड थे हाँ। और अनट्रेंड होने के साथ साथ वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जल्दी पड़े थे। उनको लगता था कि चंद्रशेखर रावण से कुछ ऐसे शब्दों का हम लोग छीन लें ताकि जिस तरह वो लोकप्रिय हो रहे हैं उसी तरह मीडिया हम भी बाजी का लोकप्रिय। चस्का लग गया हैं? मीडिया बाजी का चस्का लग गया। बिल्कुल, निश्चित तौर से मीडिया बाजी में आकर के वो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में पड़े थे। तो बहन जी ने अच्छा एक बात बताओ, जैसे एक कि- चैनल पे इंटरव्यू आया तब मना कर देती, 2 पे आया, 3 पे आया, कम से कम 15 चैनलों पे मैंने खुद आकाश आनंद का इंटरव्यू सुने, तो एक ही पे रोक देती, 2 पे रोक देती, 4 पे रोक देती। अभी देखिए आपके चैनल में यही जानकारी प्राप्त हुई कि जब उनको यहाँ से रैली करने से प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन दिल्ली में जाकर को लगातार टेलीविजन में टेबल डिस्कशन करने पे लगे हुए थे, तो कहीं तो ना मना कहीं क्यों नहीं किया बहन जी ने उनको कि ऐसा मत करो? हो सकता है किया हो लेकिन वो ना माने माने हो। हो। उनको आदत पड़ गई हो मीडिया के सामने मजा आने लगातार लगा टेबल था। डिस्कशन नहीं, वो करने जब की। ऊपर से आदेश आया होगा तो मना नहीं, ना बीच में नहीं, रनिंग कमेंट्री में टेबल डिस्कशन मजा आने करने की- लगा था उन्हें। नहीं, उनको टेबल डिस्कशन की आदत पड़ गई होगी, तो हो सकता है बहन जी के आदेश को ना मान रहे हो। अच्छा इसलिए एक उनके हाँ, खिलाफ एक्शन जी, हो गया। एक इंटरव्यू होता राजेंद्र जी, 2 होता मैं मान लेता, कम से कम 15-17 इंटरव्यू भी, कई तो चैनल के स्टूडियो जाके भी उन्होंने इंटरव्यूज दिए। ANI पर तो उनका 3 घंटे का इंटरव्यू चला था, आपने देखा होगा। तो भाई अगर कोई आपत्ति थी तो 1-2 इंटरव्यू के बाद मना कर देती। ये कैसे इतना सिलसिला चलता रहा? ये आपकी बात में दम है थोड़ा? एक्चुअली में एक चीज़ और भी है अभी। और भाई मान नहीं रहे हैं। नहीं, अब चूंकि इनका ये नहीं माने तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है, कुछ एक सूचना आई हमारे पास 2 दिन पहले की कि जो अशोक सिद्धार्थ जी हैं उन्होंने आप पार्टी के विधायक को ज्वाइन कराया और ये बगैर बहन जी की अनुमति से हुआ। उसके बाद से ये, और ये दिल्ली में रहकर वही सब जो बहन जी की जो पॉलिसी के मुताबिक काम नहीं हो रहा था, उसके बाद ये इतना बड़ा फैसला हुआ। ये जो हमें लगे जो महसूस हुआ उसी के बाद का ये फैसला है। लेकिन ये बहुत आत्मघाती है बसपा के लिए, बहुत ही आत्मघाती। इसके हम देख रहे हैं ना बहुत से दलित यूथ क्या बात कर रहे हैं? आप तो उनके ग्रुप्स में हैं, क्या कहते हैं? नहीं, चर्चा क्या हुई कल से? अरे बहुत आप ट्विटर पे देख लीजिए, बहुत से लोग इस पे प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि ये डिसीजन सही नहीं है। जितने अभी BHU के तमाम लोगों से हमारी प्रोफेसर से बात हुई, वो वहाँ भी कनेक्ट थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन इसका एक इम्पैक्ट बहुत बुरा जा रहा है, नुकसान हो गया। नुकसान हो गया। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं और अपने सभी अतिथियों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब अपना अपना कीमती समय निकालकर इस परिचर्चा का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका दिन आज बेहतर रहा होगा और कल इससे भी बेहतर होगा। नमस्कार।